नमस्कार। लाइफ कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। इस वीडियो में हमने 4 ऐसी स्किल्स की बात की है जिनको अगर आप डेवलप करते हो तो उससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाएगी। और वो स्किल्स हैं डीप लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। नमस्कार। लाइफ कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिला है जो बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो या फिर जो डीप लिसनिंग करते हो? एक्चुअली मुझे एक बार मौका मिला। मैं अपने डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग में था और मैंने ऑब्जर्व किया कि डायरेक्टर सर मुझे बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर रहे थे और जब मैं अपना पॉइंट कंप्लीट करता था तो वो 3-4 सेकंड का पॉज लेते थे और उसके बाद में रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ये मेरे लिए एक बहुत ही रेयर और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर सर सच में मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरी बात समझना चाहते हैं। ध्यान से सुनना या डीप लिसनिंग को हम एक्टिव लिसनिंग या फिर माइंडफुल लिसनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं कि डीप लिसनिंग के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डीप लिसनर हों। तो अगर उन लोगों के बीच में आप अपनी डीप लिसनिंग को डेवलप करते हो तो उससे लोगों को ऐसा लगता है कि आप मैच्योर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीप है और इसका फ़ायदा आपको घर में भी होता है, आपको अपने दोस्तों के साथ में भी होता है और आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ पे भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। जब आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनते हो तो इससे लोग कंफर्टेबल होते हैं, इससे दूसरे व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्ट हो सकता है और वो अपने मन की बात आपको बता सकता है। अब हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो उस टाइम पे कुछ भी दूसरा काम मत कीजिए। कुछ लोग अपना मोबाइल देखने लगते हैं, कुछ लोग अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो जब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो उस टाइम पे केवल बात कीजिए और दूसरा कोई भी काम मत कीजिए। दूसरी टिप, कभी भी दूसरे व्यक्ति को इंटरप्ट नहीं करना है। पहले उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए और उसके बाद में आराम से रिस्पॉन्ड कीजिए। तीसरी टिप, आपको रिस्पॉन्ड करने से पहले 3 या 4 सेकंड का पॉज लेना है और उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना है। मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है जिसमें हमें 3-4 सेकंड के लिए पॉज लेके फिर रिस्पॉन्ड करना है। एक और टिप कि आपको दूसरे व्यक्ति की बात एकदम न्यूट्रल होके सुननी है, आपको कुछ भी जजमेंट अटैच नहीं करना है। और लास्ट टिप, आप दूसरे व्यक्ति की बात उसके कहे बिना अनुमान लगाने की कोशिश मत कीजिए। आपने कभी कभार देखा होगा, आप कुछ बात बोल रहे हो, दूसरा व्यक्ति आपको बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और फिर बोलता है, अच्छा आप ये बोलना चाहते हो ना? आप बताते हो नहीं, मैं ये बोल रहा था। फिर वो दोबारा से इंटरप्ट कर देता है। आखिर में आप बोलते हो कि नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आप आराम से अपनी बात बताना। तो हमने यहाँ पे 5 टिप की बात करी। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ भी मत करिए जब आप किसी से बात कर रहे हो, बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करिए, बिल्कुल भी जजमेंटल मत होइए, बिल्कुल भी गैस करने की कोशिश मत कीजिए और रिस्पॉन्ड करने से पहले 3 या 4 सेकंड का पॉज लीजिए। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है या फिर आप फ्यूचर में करते हो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम एक थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, एल्टन मायो। एल्टन मायो एक बहुत बड़े थिंकर थे। जब एक कंपनी ने इनको इनवाइट किया कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने कंपनी को एक सजेशन दिया कि वर्कर्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी उनके रिजेंटमेंट हैं, आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए। और कंपनी ने जब ये करना शुरू किया तो एल्टन मायो ने ये नोटिस किया कि कंपनी में माहौल बदल रहा है। वर्कर्स को ऐसा लग रहा था कि आजकल सच में कंपनी में उनकी कदर है, उनकी बात सुनी जा रही है और उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी परेशानी वो बता रहे हैं कंपनी उनको सॉल्व कर रही है। बट सच्चाई क्या थी
सच्चाई ये थी कि कंपनी वर्कर्स की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी बट कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही थी, बट वर्कर्स को ऐसा लग रहा था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ फिर से पता चलती है कि डीप लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप हर जगह पे फ़ायदा पहुँचाओगे, आपको हर जगह पे फ़ायदा होगा। आप कमेंट में हमें बताइए क्या आपने डीप लिसनिंग को कभी एक्सपीरियंस किया है। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। नमस्कार, लैब कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। क्या आप एक क्रिटिकल थिंकर हो? इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, और हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। देखिए, जो भी व्यक्ति क्रिटिकल थिंकर होता है वो किसी की भी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी को भी वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। वो हमेशा अपने लेवल पर सोच समझ के या तो किसी की बात को मानेगा या किसी व्यक्ति को फॉलो करेगा। दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकर का माइंड हमेशा ओपन होता है। वो किसी भी व्यक्ति से सीखने के लिए तैयार है, भले ही वो उससे एज में छोटा हो या फिर उसकी रैंक कम हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल थिंकर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि ना तो वो खुद जीनियस है और ना ही दूसरे लोग हैं वो इडियट हैं। क्रिटिकल थिंकर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको अच्छी तरह से स्टडी करता है, और स्टडी करने में उस डिसीजन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो उन सब को कंसिडरेशन में लेता है। तो ये हमने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के फ़ायदे क्या हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है उसको बेवकूफ़ बनाना, फूल बनाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपना दिमाग चलाता है, अपने लेवल पर चीज़ों को एवेल्युएट करने की, क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है। दूसरा फ़ायदा, जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो डिसीजन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से जो हमारे रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी अच्छी होती हैं। और ये क्रिटिकल थिंकिंग की ही देन है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में कंटेंटेड रह सकता है। तो ये हमने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के क्या फ़ायदे हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपका फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए दूसरी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए। आपका जो एटीट्यूड है वो कंटिन्यूसली लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब कोई ऐसी ओपिनियन या फिर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर करता है जो आपकी थिंकिंग या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एकदम विपरीत है, तो आप उसको इंटरटेन कीजिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन में किसी दूसरे व्यक्ति को इंगेज कर सकते हो तो ये भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हो तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जब आपको एक के बाद एक सवाल पूछते जाना है, आपको डीप लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे जो दूसरा व्यक्ति है उसको लगे कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। हमने क्यूरियोसिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्वेश्चनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, और डीप लिसनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, वो वीडियोस काफ़ी रिलेटेड हैं। हमने एक वीडियो और बनाया है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं इन सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा और इनको आई बटन में भी पिन कर दूंगा। कभी कभार हम चीज़ों का गलत मतलब निकालते हैं, हो सकता है उसकी वजह हमारी इग्नोरेंस हो, या फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी डीप नहीं है, उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है।
तो क्रिटिकल थिंकिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप क्रिटिकल बन जाओ या फिर आप कमी निकालो, और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए क्रिटिकल हो या फिर दूसरे व्यक्ति के काम में कमी निकालो। हो सकता है आप खुद को लेके ही क्रिटिकल हो जाओ या फिर खुद के काम में ही, खुद की लाइफ में भी आप बहुत सारी कमी ढूंढने लगो। नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का वो मतलब नहीं है, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट मत करना। चलिए हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। नमस्कार। अगर आप सक्सेसफुल व्यक्तियों को स्टडी करते हो तो उन सब के बीच में आपको कॉमन क्या मिलता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड से हो, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसका एक रीजन है कि उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्यूरियोसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको समझेंगे कि क्यूरियोसिटी होती क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग क्यूरियस क्यों नहीं है, और अगर हम क्यूरियस बनते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। क्यूरियोसिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम क्यूरियस कैसे बन सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आप दूसरे व्यक्तियों की कैसे मदद कर सकते हो उनको क्यूरियस बनाने में, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, और क्यूरियोसिटी के गलत प्रयोग क्या हो सकते हैं हम उस पर भी नज़र डालेंगे। क्यूरियस होने का मतलब होता है आप हंग्री हो चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए। और जब आप क्यूरियस होते हो तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो। ज़रूरी नहीं है ये सवाल आप दूसरे व्यक्ति या फिर इंटरनेट पे पूछो, आप ये सवाल अपने आप को भी पूछ सकते हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक बार जो फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उनके सिर पर जब एप्पल गिरा तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, और उसी क्यूरियसिटी का एक रिजल्ट है कि आज फिजिक्स में उनका इतना बड़ा योगदान है। आपने नोटिस किया होगा हम में से ज़्यादातर लोग क्यूरियस नहीं हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है पेरेंटिंग। एक बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, वो बहुत सारे सवाल पूछता है, बट जब उस बच्चे को उसके सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए जाते तो उसकी वजह से उसकी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेरेंट्स की गलती हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि उन्हें अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी भी डेवलप करनी है, या फिर ऐसे बोलिए कि उनके पास में इतना समय या फिर इतने संसाधन नहीं हो जिसमें वो बच्चे के सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकें। जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का आज भी जो फोकस है वो है रट्टाफिकेशन पे और ग्रेडिंग पे। बट एक टीचर का, एक एजुकेशन सिस्टम का काम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसका एक तीसरा रीज़न निकल के आता है कि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो या तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ज़्यादातर लोग जैसे ही स्कूल कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद में वो कभी भी पढ़ाई नहीं करते, कभी भी कोई किताब नहीं खरीदते। तो जो हमारा लर्निंग एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। इसमें एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास में टाइम नहीं है। जो हमारा टाइम है, अटेंशन है, एनर्जी है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती। कोई दूसरी कंपनी है या कोई दूसरे लोग हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं, और उसकी वजह से हमें जो सवाल पूछने चाहिए हम वो तो नहीं पूछते, बट हम फालतू की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी क्यूरियोसिटी कम है। क्यूरियस होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपकी लर्निंग है वो कभी स्टॉप नहीं होती, आप कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हो। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ती है क्यूरियस होने से। जब आप क्यूरियस होते हो तो उस टाइम पे ये आपका डिफ़ॉल्ट नेचर है, और इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल और कंफर्टेबल होते हो। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे बाकी सब चीज़ों के अलावा 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सोचने का एक बहुत ही अलग तरीका, एक्सपेरिमेंटेशन, और तीसरा होता है इनोवेशन। बट अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखोगे तो इनमें जो कॉमन थ्रेड है वो है क्यूरियोसिटी। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी इनमें से कुछ भी कर पाना उतना आसान नहीं होगा। जब आप क्यूरियस होते हो तो वो फिर आप बहुत सारे सवाल पूछते हो, अपने आप से भी, दूसरे व्यक्ति से भी। बट सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है, ये भी एक स्किल होती है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। क्यूरियस होने से आपका माइंड एक्टिव रहता है, उसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यूरियस बनने के लिए सबसे पहले हमें क्यूरियोसिटी को सप्रेस करना बंद करना चाहिए।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं या हुई होती हैं, बट कभी हम हमारा ध्यान ही उन तरफ नहीं जाता। तो हमें हर एक चीज़ पर जो हमारे आसपास होती है उस पर ध्यान देना है कि मोबाइल किस तरीके से काम करता है, लैपटॉप किस तरीके से काम करता है, माइक किस तरीके से काम करता है, हेडफोन किस तरीके से काम करता है। और जब आप क्यूरियस हो जाओगे, ये स्वाभाविक है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उन सवालों का जवाब सबसे पहले आप अपने स्तर पर पता करने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो किसी दूसरे व्यक्ति या इंटरनेट की भी मदद ले सकते हो। आपको अपना माइंड ओपन रखना है। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बात बोलता है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर जो आपके बिलीफ हैं, या फिर जो आपकी थिंकिंग है उसके एकदम डिफरेंट है। हो सकता है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो। तो आपको डिफेंसिव होने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनिए और फिर अपने लेवल पर सोच के देखिए क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा था। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। आपने सुना होगा बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, वो बहुत पढ़ते हैं और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक होने के बावजूद इतनी सारी सब्जेक्ट पर पढ़ाई करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी आपका डोमेन है, जो आप जिस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है, उसके अलावा आपको दूसरे फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी नॉलेज डाइवर्सिफिकेशन में होगी, तभी जाके आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे। जिस भी काम को करने का तरीका बहुत समय से कोई बदला नहीं है। आप सोच के देखिए क्या उसको किसी दूसरे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो भी चीज़ें आपने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली थी, आप उनको अभी क्वेश्चन कीजिए। क्या उनको क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको क्वेश्चन करके देखिए। आप दूसरे व्यक्तियों को भी मदद कर सकते हो जिज्ञासु बनने में, क्यूरियस बनने में। तो जब भी कोई व्यक्ति क्यूरियसिटी डेवलप करता है तो जाहिर है उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आप उन सवालों का अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हो, कोई भी जजमेंट अटैच नहीं कर रहे हो, आप उनको बीच में कहीं रोक टोक नहीं रहे हो, एकदम ध्यान से सुन रहे हो क्या उनका सवाल है और उसका अच्छी तरह से जवाब दे रहे हो, तो इससे दूसरे व्यक्ति को भी इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि वो कोई भी सवाल हो तो वो आपसे पूछ सकता है। और इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप हर एक सवाल का पूरा जवाब दो। हो सकता है आप एक हिंट दे दें या फिर आधा अधूरा जवाब दे दें, उससे ही दूसरा व्यक्ति है उसको कुछ जवाब मिल जाए और बाकी का जो जवाब है वो अपनी क्यूरियोसिटी से, इंटरनेट या दूसरी जगह से उसका पूरा जवाब पता करे। देखिए, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, या चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हर जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो उनको क्यूरियस बनाने में। अगर जैसे पेरेंट्स किड्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनका ठीक तरीके से जवाब दे रहे हैं, एक जो टीचर है वो ध्यान दे रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनका फोकस क्यूरियसिटी डेवलप करने पे होना चाहिए, बजाय कि चीज़ों में रट्टा लगाने के या फिर रट्टाफिकेशन पे। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे परवरिश करने के तरीके हैं, वो रातों रात बदल जाएंगे बिना किसी बहुत बड़े चेंज के। और यही तो हम सब चाहते हैं, क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हो तो उसकी वजह से इनकरेज मिलता है दूसरे लोगों को। और जब ज़्यादातर लोग क्यूरियस हो जाएंगे तो इसमें जो लोग क्यूरियस नहीं भी हैं, धीमे धीमे करके उनकी भी क्यूरियसिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। जब आप गलत जगह पे या गलत लोगों के लिए क्यूरियस होते हो तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर हम किसी की पर्सनल लाइफ को लेके क्यूरियस हो रहे हैं तो आप समझते हो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से किस एक्टर का ब्रेकअप हो रहा है, किस एक्टर का पैचअप हो रहा है, या फिर किस क्रिकेटर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों में क्यूरियस होने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हमें इसका कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हम लोग जो आपस में गॉसिप करते हैं तो क्या होता है, वो भी तो एक क्यूरियसिटी होती है, बट इस क्यूरियसिटी से सिवाय नुकसान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेके क्यूरियस हो जाओगे
तो आप अपने आप को तो नुकसान करोगे ही, आप एक समाज के लिए भी आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्योंकि क्यूरियोसिटी अपने आप में अच्छी है, बट आप उसको गलत जगह पे गलत तरीके से गलत समय पे अप्लाई कर रहे हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्यूरियस होने से अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है, आपका या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का या समाज का, तो वो क्यूरियोसिटी का गलत एप्लीकेशन है। उस तरीके से उन चीज़ों के लिए आपको क्यूरियस नहीं होना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। नमस्कार। क्या आप जानते हो, अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है, एक स्किल है, और जो भी व्यक्ति अच्छे सवाल पूछ सकता है उसको इसका फ़ायदा हर जगह पे होता है, चाहे वो फैमिली हो गई, चाहे वो रिश्ते हो गए, चाहे वो ऑफिस हो गया, चाहे उनकी खुद की सेल्फ ग्रोथ हो गई। फिर सवाल ये उठता है कि हम अच्छे सवाल क्यों नहीं पूछते, या फिर ऐसे समझिए कि फिर हम सवाल क्यों नहीं पूछते। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता सवालों को पूछना। और कभी कभार ये भी होता है कि जो भी अथॉरिटी फिगर हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट हो गए या फिर हमारे टीचर हो गए या फिर हमारे मैनेजर हो गए, तो उनको भी पसंद नहीं आता कि कोई पलट के उनसे सवाल पूछे। और अगर किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछ भी लिया तो उसका वो ठीक तरीके से जवाब नहीं देते। और क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है उनके पास में अथॉरिटी नहीं है, कभी कभार उस चीज़ का वो गलत मतलब भी निकालते हैं और सवाल पूछने वाले व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सवाल नहीं पूछने का एक रीज़न ये भी है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो बहुत कम है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो बोला जा रहा है वो करो, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं पूछने का एक रीज़न ये भी है कि हमें लगता है कि हमारा जो सवाल है वो स्टूपिड हो सकता है, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डर लगता है। और इन्हीं सब वजहों की वजह से हम अच्छे सवाल नहीं पूछते, या फिर हम बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछते। अब हम समझते हैं कि अच्छे सवाल पूछने का फ़ायदा क्या है। देखिए, अच्छे सवाल पूछने से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, चाहे वो सवाल आप अपने आप को पूछो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पूछो। और इसी तरीके से अच्छे सवाल पूछने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीपर होती है, जो आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ती है। सवाल पूछने से आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके मन में कोई एक क्वेश्चन आता है, बट आपको पता है अगर आपने वो क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति को पूछा तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ का या तो बुरा मान जाएगा उसका, या फिर गलत मतलब निकालेगा। तो हो सकता है उसकी वजह से आप वो क्वेश्चन उस व्यक्ति को नहीं पूछते, लेकिन इससे आपके मन में डाउट आ जाता है। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक रिश्ते के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छे सवाल पूछने से आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो। मान लीजिए, अगर आप एक टीचर हो और आप स्टूडेंट को इनकरेज करते हो कि वो सवाल अच्छे करें, और जब वो सवाल करते हैं तो आप उनका अच्छी तरह से जवाब देते हो, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। सेम चीज़ हर जगह पे अप्लाई होती है, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। और अच्छे सवाल पूछने से ही तो जो एक हेल्थी डिस्कशन होता है, आप उसको इनकरेज कर सकते हो। देखिए, आप जानते हो कोई भी व्यक्ति को सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब हम अच्छे सवाल पूछते हैं या सवालों का अच्छा जवाब देते हैं तो उसकी वजह से हमारी विजडम बढ़ती है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, और हमारी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा डीपन होती चली जाती है। अभी हम समझते हैं कि हमें सवाल किस तरीके से पूछना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को भी खराब नहीं लगे और हमें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपना होमवर्क करना है, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी सवालों को दूसरे व्यक्ति से पूछते रहेंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति भी इरिटेट हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो आप उनके सवाल के जवाब में एक और सवाल मत पूछिए, पहले उसके सवाल का उत्तर देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद में अपना सवाल पूछिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं, कभी कभार हम खुद भी ये गलती करते हैं कि हम बहुत सारे सवाल एकदम से पूछ लेते हैं। आपने एक सवाल पूछा, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब दे ही रहा था, आपने दूसरा पूछ लिया, तीसरा पूछ लिया, तो इससे दूसरे व्यक्ति को एक इरिटेशन का सामना करना पड़ता है, वो परेशान हो जाता है। तो हमें बहुत सारे सवाल एकदम से नहीं पूछने हैं,
और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको डीप लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। डीप लिसनिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। जब आप डीप लिसनिंग करते हो तो आप बिल्कुल भी दूसरे व्यक्ति को इंटरप्ट नहीं करते। आपका इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को समझना और उनसे कुछ सीखना होता है। आप इनकरेज करते हो अच्छे सवाल पूछने को। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप जो सवाल पूछने जा रहे हो सकता है उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को खराब लग जाए, तो आप कभी कभार फिलिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछिए। और आप जानते हो हर एक सवाल पूछने का भी नहीं होता है। तो जो भी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जहां पर भी इंडिविजुअल प्राइवेसी की बात आती है, तो हमें उस तरीके के सवाल हर किसी को नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप अपने फ्रेंड को पूछ लें या फिर आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर को पूछ लें, लेकिन आपको हर एक सवाल हर एक व्यक्ति से नहीं पूछना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।